नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आईटीआर आपकी फाइनेंशियल ईयर 19-20 की फाइल करने की लास्ट डेट भी तो नजदीक आ रही है। उसको भी फाइल करना है आपको। अब सिंस हम लोग के बा हम लोग इंडिया के बा, तो हम लोग बिल्कुल लास्ट में फाइल करत बा, है ना। लास्ट में फाइल करत बा वो तो सही है। अब लेकिन आता है कि कैसे। अब बहुत सारे लोगों को अब तक ये नहीं पता है कि इनकम टैक्स में रिटर्न में बहुत सारे वर्ड का क्या मतलब होता है। दोस्तों, ये पूरी आईटीआर सीरीज होगी। इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा एक नॉर्मल लोगों के लिए कि आप आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं। अब आप बहुत हाई फाई में जाएंगे, आप बोलेंगे नहीं मुझे तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का मीनिंग बताइए, तो भैया उसके लिए सीए साहब है ना आपके। ये सब छोटे मोटे काम जो आपको आईटीआर 1 फाइल करनी है, आपकी छोटी मोटी बिजनेस से आप अपने आईटीआर फाइल करने चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज हो जाएगी। और पूरी की पूरी फाइनेंशियल एनालिसिस तो मैं इस पे बता नहीं दूंगा, और बता भी दूंगा तो उसके लिए टाइम भी लगेगा और वीडियो भी लंबी होगी। उसके लिए अलग से आप लिखिए तो वो बताऊंगा। तो आइए इस प्लेलिस्ट में पहली वीडियो शुरू करते हैं, जो पहले बेसिक ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के कुछ जो बेसिक वर्ड हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो वर्ड है इसमें यह है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब जिस साल के लिए हम अपना रिटर्न भर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर हो गया। अब एक चीज बताइए, आपके लिए एक साल क्या होता है? जनवरी से लेकर दिसंबर, है ना। बट बिजनेस में ऐसा नहीं चलता है। बिजनेस में कैसा चलता है जनरली, मैं फिर बता रहा हूं कि वो फिर आप टेक्निकलिटी पे मत जाना। जो 99% होता है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब बोलेंगे कुछ कंपनियां तो 15 महीने का फाइनेंशियल ईयर रखती है, वो सब बाद में जाने दीजिए। जनरली 12 महीने की फाइनेंशियल ईयर होती है। कहां से कहां तक? 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर टू 31 मार्च ऑफ दिस ईयर। जैसे फाइनेंशियल ईयर 19-20 बोलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? 1/4/2019 से 31/3/2020 ये होगी फाइनेंशियल ईयर, जिसके लिए आपको रिटर्न फाइल करनी है। एक होती है असेसमेंट ईयर। तो एक चीज बताइए, जब आपका एग्जाम होता है, तो जब आप एग्जाम लिखते हैं उसके बाद ना कॉपी चेक होता है, तो इसी तरीके से जब आपको 31 मार्च 2020 तक कितना कमाए, उस पर कितना टैक्स दिए, ये चीज आप इनकम टैक्स को कब बताइएगा? 31/3/20 के बाद बताइएगा। तब 31/3/20 के बाद बताइएगा तो किस फाइनेंशियल ईयर में बताइएगा, ये सोचिए। तो 1/4/2020 से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 2020-21। अब वहां जाकर आप क्या बताइएगा कि हमने इतना इतना इनकम कमाया, इतना इतना हमने टैक्स दिया। तो इनकम टैक्स क्या करेगी? वो चेकिंग करेगी। तो वो जो चेकिंग करेगी ना, वो उसी को बोलते हैं असेसमेंट। असेसमेंट किस ईयर में करेगी उसको बोल देंगे असेसमेंट ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 20-21, क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल कीजिएगा तब तो वो चेक करेगी। अब एक चीज आती है एसेसिंग ऑफिसर। जो मास्टर साहब आपका कॉपी चेक करेंगे ना, जो इनकम टैक्स में जो भी ऑफिसर आपका रिटर्न चेक करेंगे वो हो जाएंगे आपके एसेसिंग ऑफिसर। असेसमेंट ऑर्डर, तो आपका रिपोर्ट कार्ड, एग्जाम का रिपोर्ट कार्ड आपका वही हो गया इनकम टैक्स की नजर में असेसमेंट ऑर्डर। तो जो वो चेक करके बताएंगे कि हाँ सब सही है, तो उसी को बोलते हैं, एक वो ऑर्डर निकालेंगे उसको बोलते हैं असेसमेंट ऑर्डर। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब जितना इनकम है आपका सबको मिला दीजिए, तो वो क्या हो गया? वो हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। अब मान लीजिए सैलरी से आप कमा रहे हैं, बिजनेस से भी कमा रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी मतलब आपका घर है उसको रेंट पे चढ़ाए हुए हैं, या फिर मान लीजिए आपका कोई आप घर बेचे हैं, कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन क्या होता है? अब इतनी टेक्निकलिटी पे मत जाइए, कभी बताऊंगा कैपिटल गेन क्या होता है। बट जो एक सिंपल, जो मान लीजिए सैलरीड पर्सन या बिजनेसमैन है, उनको फर्क नहीं पड़ता है कैपिटल गेन क्या होता है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अदर सोर्सेज क्या होता है। उनको जनरली 3-4 इनकम होती है। ज्यादा ज्यादा बिजनेस से इनकम हो गई, इंटरेस्ट से इनकम हो गई, और अगर घर है रेंट पे चढ़ा हुए तो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो गई। इस सबको मिला के जो एग्रीगेट इनकम होगा उसको ग्रॉस टोटल इनकम बोलेंगे। लेकिन आप टैक्स इस ग्रॉस टोटल इनकम पे नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप घटाते हैं क्या? हम एलआईसी में पे किए, अंडर सेक्शन 80C हम घटाएंगे इसको। हम इंश्योरेंस लिए थे, हम पीएफ में इन्वेस्ट किए थे, हम सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्ट किए थे, वो सब घटा के हम क्या लेके आते हैं? वो अमाउंट जिसपे हमको टैक्स पे करना है।
तो वो क्या हो गया, आप उसको नेट टोटल इनकम बोलिए या टोटल इनकम बोलिए या टोटल टैक्सेबल इनकम बोलिए। एक वर्ड है एग्जम्पशन और डिडक्शन, इस दोनों में क्या अंतर है? एग्जम्पशन और डिडक्शन दोनों इनकम से घटते हैं। एग्जम्पशन मतलब इनकम का वो एरिया जो आपका पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। अब चाहे तो वो पार्ट हो सकता है या पूरा हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम कि किसी कंपनी से आपको डिविडेंड मिला है, तो डिविडेंड एग्जम्प्ट है, इसको हम इनकम ही नहीं मानते। आप अगर ग्रॉस टोटल इनकम में लिखते भी हैं तो आपको ग्रॉस टोटल इनकम से ही इसको घटा लीजिएगा कि नहीं मेरा तो ये ग्रॉस टोटल इनकम है ही नहीं। भले रिपोर्टिंग पर्पस के लिए आप लिख दीजिए कि मेरा डिविडेंड इनकम भी है। जैसे एग्रीकल्चरल इनकम है, मान लीजिए अप टू 5,000 आपका एग्रीकल्चरल इनकम है, वैसे एग्रीकल्चरल इनकम पूरी तरीके से एग्जम्प्ट है। इसमें भी कुछ टेक्निकलिटी है, बट 5,000 तो ऑफकोर्स वो 100% इसमें एग्जम्प्ट है। तो मान लीजिए 4,000 रुपए की आपको एग्रीकल्चरल इनकम है, वो एग्जम्प्ट है। ठीक है, एग्जम्प्ट का मतलब क्या, वो ये आपका इनकम है ही नहीं, तो आपको इसको ग्रॉस टोटल इनकम से घटा देना है। तो ये कंडीशनल होता है, अगर आपको एग्रीकल्चरल इनकम है तो आप ये एग्जम्पशन क्लेम करेंगे। लेकिन डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन अनकंडीशनल होता है। हम हैं, आप हैं, कोई तीसरा है। अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, उसने एलआईसी में इन्वेस्ट किया है, चाहे उसकी इनकम 1 लाख है, 10 करोड़ है, 50 करोड़ है, 1 रुपया है, ठीक है, उसको उतना पैसा उसके इनकम से घट जाएगी, इसको बोलेंगे डिडक्शन। अब एक और वर्ड आती है परक्यूजिट। परक्यूजिट सैलरी वालों के लिए होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई जरूरी तो नहीं है ना कि मान लीजिए अगर सैलरी के फॉर्म में ही आपको सैलरी मिले, आपको जो है मान लीजिए कि आपके एम्प्लॉयर हैं, आपको घर देते हैं रहने के लिए, वो भी तो आपका, अगर घर आपका अपना होता या आप रेंट पे लिए होते, रेंट पे करते ना, तो वो जो रेंटल वैल्यू है वो तो आपका इनकम है। तो उसमें से कुछ परसेंटेज है। अब इनकम टैक्स की बहुत सारी गाइडलाइन है, वो बताती है कि अगर आपने घर लिया है रेंट पे तो इतना परसेंटेज आपका टैक्सेबल होगा, बाकी आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो जो परसेंटेज टैक्सेबल होगा उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। आपको नहीं सोचना है, अगर आपको परक्यूजिट आ रही है तो कंपनी वाले आपको कैलकुलेट करके देंगे ना, आपकी परक्यूजिट की वैल्यू कितनी है, फॉर्म 16 में करके देंगे वो। और अगर मान लीजिए फॉर्म 16 में करके नहीं दे रहे मान लीजिए, तो इसका मतलब तो वही हो गया, या तो आपका इनकम टैक्सेबल नहीं है या आपको वो घर ही नहीं दिया है उन्होंने रहने के लिए, कोई परक्यूजिट वैल्यू है ही नहीं। तो अगर आपका इनकम टैक्सेबल नहीं है तो परक्यूजिट उसमें ऐड करो नहीं करो क्या फर्क पड़ता है। जब आपका टैक्सेबल होगा, जब आपका टैक्स काटेगी आपकी एम्प्लॉयर, तो आपको फॉर्म 16 देगी और फॉर्म 16 में पूरा का पूरा कंप्यूटेशन होगा और उस कंप्यूटेशन में वैल्यू ऑफ परक्यूजिट लिखा हुआ रहेगा। ये आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है आपको जानकारी के लिए चाहिए, मैं आगे बता दूंगा कि परक्यूजिट में कैसे कैसे कैलकुलेट होता है। उसके बाद रिबेट और रिलीफ दोनों देखिए टैक्स से ही घटता है। एक सिंपल सी चीज है, रिबेट मतलब टैक्स का रिबेट और रिलीफ मतलब टैक्स का रिलीफ। दोनों का मतलब एक ही है कि भैया इतना टैक्स बना है, हम ये आपको रिबेट दे देते हैं, इतना हम नहीं लेंगे। ये क्यों करते हैं? जैसे अभी हाल फिलहाल में हुआ है ना कि अप टू 5 लाख तक का अगर आपका टैक्सेबल इनकम है तो आपको क्या मिलेगा, आपको 12,500 तक का रिबेट मिल जाएगा। तो मतलब 5 लाख तक के इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगी, है ना। क्यों? क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना परसेंट इंटरेस्ट है, सॉरी कितना परसेंट टैक्स है, 5% का टैक्स है। तो 2.5 लाख पे 5% का टैक्स कितना हो गया, 12,500 रुपया। और उतना रिबेट, अगर मान लीजिए आपका 5 लाख है तो 12,500 रुपया रिबेट मिल जाएगा, आपका नेट टैक्स कितना हो जाएगा, 0। रिलीफ, जैसे एक है रिलीफ, मान लीजिए अंडर सेक्शन 89, ये क्या बोलता है, अगर आपको अरियर ऑफ सैलरी मिली है, मान लीजिए पिछले 3 साल का सैलरी आपका बकाया था वो इसी साल मिली है, तो आपको तो इसी साल टैक्स हो गया ना। लेकिन वो बोलती है नहीं, हम क्या करेंगे, हम पिछले 3 साल में बांटेंगे और उस पर कितना टैक्स लगा है वो करके जो डिफरेंस वैल्यू होगा उसको आपका हम रिलीफ दे देंगे। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बाद में देखेंगे। एक है रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, सिंपल सी चीज है, इसका नेशनलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन इंडिया में है तो आप रेसिडेंट हैं, अदरवाइज नहीं है। सिंपल, कोई इसमें लाग लपेट नहीं, टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे हैं, बस नॉर्मली यही होती है। और अब आप एक चीज पूछिएगा कि न्यू टैक्स रिजीम क्या है, ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है। सबसे पहले पूछने से पहले ये तो पूछ लो कि न्यू टैक्स रिजीम कब से एप्लीकेबल है। ये एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 2021 से। तो अभी क्यों इसके लिए टेंशन लेना। थोड़ा सा डिटेल ये बता रहा हूं कि
गवर्नमेंट बोली कि एक न्यू टैक्स रिजीम लेके आएंगे, एक ओल्ड टैक्स रिजीम रहेगा, दोनों के लिए अलग अलग स्लैब दे दिया। बोला न्यू टैक्स रिजीम में थोड़े से कम है, स्लैब में रेट कम है और स्लैब भी बहुत ज्यादा है। अब बोला कि जो न्यू टैक्स रिजीम में आना चाहते हैं उनको कोई भी डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, सिंपल ग्रॉस टोटल इनकम इतना है, उस पर डायरेक्ट हमने टैक्स मारा, न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से स्लैब लगाया और टैक्स निकाल लिया। और ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या बोला कि वो पुराना वाला ढर्रा चलता रहेगा, आप डिडक्शन क्लेम कीजिए, एग्जम्पशन क्लेम कीजिए और अपना टैक्स कैलकुलेट कीजिए। ये एप्लीकेबल है आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 से, ठीक है। तो ये तो बेसिक वर्ड होगी दोस्तों। अब दोस्तों मैं जो नेक्स्ट टॉपिक लेने वाला हूं वो है कि कितने तरीके के रिटर्न होते हैं और इनके ड्यू डेट्स क्या है और फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए ड्यू डेट क्या है दोस्तों, बट ये मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।